खासकर 2007 के बाद से दुश्मन की आज इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हाथी के सामने आकर उसे चुनौती दे सके। सरकार है जिसने जब बाबा साहब को बाबा साहब को जब भारत रत्न देने की उपाधि 10 साल में सरकारी स्कूलों की इतनी बदतर हालत कर दी है भाजपा सरकार ने कि आज अगर हम किसी 8वीं क्लास के कक्षा के बच्चे से गुणा भाग करने को कहें तो वो बेचारा गुणा भाग नहीं कर पाएगा। अगर आप उससे 3 मुद्दे छोड़ के जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बाकी सब राजनीतिक दलों पे ये आरोप तो जरूर लगाता है कि आप धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भड़काऊ भाषण देते हैं तो शायद इलेक्शन कमीशन की आंखों पे पट्टी बंध जाती है और उसे वो कुछ नहीं, आपकी पार्टी के अलावा, बहन जी के अलावा किसी और को वोट डालने को कहे तो आप समझ जाइएगा कि वो दुश्मन अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहा है। कि नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पथ चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, वे कर्तव्य, वे फर्ज को आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आजीवन कड़ा संघर्ष किया है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस लोकसभा आम चुनाव के दौरान दुश्मन विरोधी पार्टियां हमारे पार्टी को, हमारे समाज को अंदर से तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे एक समय था कि जब विरोधी पार्टियां सामने से आकर मार करती थी आप पर पिछले कुछ सालों में, स्पेशली खासकर 2007 के बाद से दुश्मन की आज इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हाथी के सामने आकर उसे चुनौती दे सके। दुश्मन अपनी फितरत से तो बाज आएगा नहीं, वो फिर भी आपके बीच में रहकर आपको कमजोर करने की कोशिश करता रहेगा। साथियों, ये दुश्मन आजकल बेरूपिये की तरह आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। परंतु साथियों, आप लोगों को सिर्फ एक चीज याद रखनी है, सिर्फ एक चीज, कि अगर कोई भी आपकी पार्टी के अलावा, बहन जी के अलावा किसी और को वोट डालने को कहे तो आप समझ जाइएगा कि वो दुश्मन अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहा है। तो मैं अपने सभी युवा से साथियों के बिहाफ पर बड़ी जिम्मेदारी से ये 4 लाइनें बोल रहा हूं, और अगर हमारे बड़े बुजुर्ग इनसे इस चीज को मानते हैं तो इन लाइनों के बाद आप एक बार तेज से जय भीम का नारा लगाएंगे। साथियों, अगर कोई भी आपको बहन जी के अलावा, बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और को वोट डालने को कहे तो वो साथियों बहन जी के खिलाफ, मान्यवर साहब के खिलाफ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, आपके बहुजन समाज के खिलाफ, आपके संविधान के खिलाफ है। मानते हैं साथियों? जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप सबने बाबा साहब अमर रहे। साथियों, मैं किसी एक पार्टी के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले जो इन विभिन्न विरोधी दल हैं, जो इन्होंने
आप लोगों के साथ विश्वासघात किया है, मैं उसके बारे में आप लोगों को पहले बताना चाहता हूं। साथियों, आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में सुना है किस तरह इन धरना सेठों ने इन राजनीतिक दलों को खरीदकर आपके वोटों की सौदेदारी की है। सुना है आपने इसके बारे में? साथियों, अगर नहीं सुना तो मैं आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में कुछ 2-4 बात बताना चाहता हूं। साथियों, पिछले 6 साल में 25 राजनीतिक दलों ने तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों की कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा चंदा लेने का काम किया है। चंदा लिया है या फिरौती, ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और समय ही बताएगा। परंतु अगर आप लोगों को जरा सा भी इसके बारे में समय मिले पढ़ने का, तो आप जान जाएंगे कि किस तरह इन राजनीतिक दलों ने आप लोगों के खिलाफ धरना सेठों से पैसा लेकर अपनी पार्टियां चलाने का काम किया है। साथियों, इन 25 राजनीतिक दलों में सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम थे, सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम थे। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सबके नाम थे, सिवाय एक पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जिसका नाम नहीं था इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में। आप जानते हैं कौन सी वो पार्टी है जिसने एक भी रुपया, कौन सी पार्टी है? साथियों, बहुजन समाज पार्टी केवल यहाँ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों या धरना सेठों के धन बल से नहीं, बल्कि अपने समर्थकों, अपने मेहनत कश कार्यकर्ताओं के तन मन और धन से चलने वाली पार्टी है, जो आज की डेट में कोई पूरे देश में इसके अलावा ये लाइन नहीं कह सकता। साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, इस बारी लोकसभा चुनाव में हमारी तरह ही और भी विरोधी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे आपका वोट मांगने का काम करेंगी, और इनमें से इस बारी आपको अंधाधुंध किसी को भी एक बारी वोट नहीं देना है। इस बारी आपको इन सबसे सवाल करना है कि भाई पिछले 10 साल से, स्पेशली बीजेपी पिछले 10 साल से या केंद्र की सरकार में है, तो उसने बहुजन समाज के लिए पिछले 10 साल में क्या काम किया, इस बारी आपको उनसे इसके रिकॉर्ड के बारे में मांगना होगा। आपको उनसे रिकॉर्ड मांगना होगा कि पिछले 10 साल में तुमने हमारे समाज के लिए क्या किया। साथियों, और इस बारी भी वो आपके बीच में आकर रिकॉर्ड के नाम पर मीठी मीठी बातें करके इधर उधर की भटकाने की बात करेंगे। कहेंगे हमने राम मंदिर बनाया, हमने फ्री में राशन बांटा, हमने आप लोगों को सब्सिडी दी। साथियों, हर एक मुद्दे पर आपको उनसे सवाल करना है। हम आपके बीच में 3 मुद्दे छोड़ के जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बाकी सब राजनीतिक दलों पे ये आरोप तो जरूर लगाता है कि आप धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भड़काऊ भाषण देते हैं तो शायद इलेक्शन कमीशन की आंखों पे पट्टी बंध जाती है और उसे वो कुछ नहीं दिखता जो यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी आपके लोगों के बीच में आकर आपको भड़काने का काम कर रहे हैं। परंतु साथियों, आप 3 चीजों पे उनसे सवाल कीजिए कि पिछले 10 सालों में आपने शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लिए क्या किया, सुरक्षा के मामले में आप लोगों ने क्या किया, और रोजगार के लिए आप लोगों ने क्या किया है। साथियों, मैं शिक्षा से शुरू करता हूं। हमारे सिस्टम की, हमारे आने वाले भविष्य की रीढ़ की हड्डी होती है शिक्षा। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा तो आप मानते हैं ना, आप मानते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। तो साथियों, उन्होंने जो शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है वो मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं। साथियों, पिछले 10 साल में
सरकारी स्कूलों की इतनी बदतर हालत कर दी है भाजपा सरकार ने कि आज अगर हम किसी 8वीं क्लास के कक्षा के बच्चे से गुणा भाग करने को कहें तो वो बेचारा गुणा भाग नहीं कर पाएगा। अगर आप उससे अंग्रेजी में बात करने को कहें तो वो आज अंग्रेजी में एक शब्द नहीं बोल पाएगा। अपनी शिक्षा के नाम पर उन्होंने हमारे बच्चों को सिर्फ हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। साथियों, जब आप उनसे आप शिक्षा पे सवाल करेंगे और ये तथ्य उनके सामने रखेंगे तो वो बोलेंगे, अरे पढ़ाई लिखाई छोड़िए, हमने डिजिटल इंडिया दिया है, डिजिटल इंडिया दिया है। उस पे भी मैं आपके सामने एक मुद्दा छोड़ के जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ के जा रहा हूं। साथियों, सरकारी आंकड़ा कहता है कि आज 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर तक की फैसिलिटी नहीं है। जिस सरकार ने बोला कि डिजिटल इंडिया का नारा दिया, अगर वही अपने बच्चों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ा सकती, नहीं समझा सकती, फैसिलिटी नहीं दे सकती, तो ऐसी सरकार से शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ और मजाक किया है। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ और मजाक किया है। साथियों, इससे ज्यादा जरूरी, जो बच्चे मेहनत करके यहां पर पढ़ लिख जाते हैं, यहां पर कितने बच्चे हैं जिन्होंने 12वीं पास करी है? कितने बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएशन कर चुके हैं? जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है? पूरा पंडाल अपना हाथ उठाए खड़ा है। तो जब मैं आपसे ये बात करूंगा तो आप लोग शायद इस बात को समझेंगे। साथियों, शिक्षा के नाम पर सिर्फ सरकारी भर्ती के एग्जाम पेपर की लीक होने की खबरें सुनी है। बताइए, सुनी कि नहीं? कैसा महसूस होता है जब आप मेहनत करके पेपर देने जाते हैं और उस पेपर की खबर, लीक होने की खबर आपको मिलती है और सरकार को बहाना मिल जाता है वो पोस्ट रद्द करने का, वो नौकरी ना देने का। कैसा लगता है साथियों? बहुत खराब लगता है। क्या लगी? चमाट मारने का मन कर रहा है, जूता मारने का मन कर रहा है। साथियों, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप बाबा साहब को भगवान मानते हो। बाबा साहब ने आपको वोट डालने की ताकत दी है। ये वोट ही इनको जूता मार मार के भगा देगा। ताकि ये पेपर लीक होने की खबरें अब बंद हो। साथियों, अब बात करते हैं रोजगार की। आप इनसे पूछिएगा कि 2014 में आप मंच पे खड़े होकर पूरे देशवासियों को बता के गए थे कि हम सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर क्या दिया उन्होंने? यहाँ पर कितने साथी हैं जिनके दूर के रिश्तेदारों में भी कभी नौकरी लगी हो पिछले 10 साल में? कोई नहीं है, कोई नहीं। पकौड़ा तलने का पकौड़ा तलने को रोजगार मोदी जी खोल दिए। अभी तो वो आपको पकौड़ा तलने की निहाई से दे के गए हैं, बाद में कटोरा भी थमा देंगे, बोले भीख मांगो, ये भी रोजगार। वो भीख मांग के चला जाए। साथियों, आज 30% से ज्यादा युवा, 30% से ज्यादा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। पर ये मजबूरी नहीं है कि रोजगार नहीं दिया जा सकता, ये इनकी मानसिकता है। ये लोग चाहते नहीं कि हमारा युवा कभी पढ़े लिखे, कभी रोजगार में जाए। ऐसा नहीं कि भारत में नौकरियां खत्म हो गई। साथियों, सरकारी अगर आंकड़े उठाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अगर ये चाहे तो कल वो पद भर के 30 लाख युवाओं को नौकरी दे सकते हैं, परंतु देंगे नहीं, देंगे नहीं। अगर आपको नौकरी मिल गई तो रिजर्वेशन भी मिल जाएगा, आपकी जेब में पैसा भी आ जाएगा, आप अपने हकों के लिए लड़ भी पाओगे। पर ये आपको गरीब रखना चाहते हैं, आपको आपके संवैधानिक अधिकारों से दूर रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप उनके गुलाम बन के रहें। साथियों, ये वो सरकार है जिसने जब बाबा साहब को
बाबा साहब को जब भारत रत्न देने की उपाधि से